अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम ये लर्न करेंगे कि डिप्रेशन को हम कैसे ट्रीट करते हैं। तो डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए बेसिकली हमने क्लाइंट की नेगेटिव थॉट्स को चेक करना होता है, देखना होता है कि वो उन थॉट्स की वजह से क्या फील कर रहे हैं। उसमें उनका बिहेवियर, उनकी थिंकिंग, उनकी फीलिंग इन्वॉल्व होती है। और हमने ट्रीटमेंट के लिए उनका देखना होता है कि उनका इर्रेशनल बिहेवियर या इर्रेशनल थिंकिंग क्या है, और हम उसको रिप्लेस करते हैं रैशनल थिंकिंग और पॉजिटिव बिहेवियर के साथ, पॉजिटिव बिलीव्स के साथ। ये जो टेक्निक्स हैं ये एंजाइटी में भी यूज़ हो सकती हैं, एंगर में भी यूज़ हो सकती हैं, डिप्रेशन में भी और एडिक्शन में भी। सो पहले हम बात करेंगे डीकैस्ट्रोफाइजिंग में। RABT टेक्निक है, विच इन्वॉल्व्स चैलेंजिंग एंड रिप्लेसिंग कैटास्ट्रोफिक or extreme thoughts with more realistic ones. It helps people to recognize their irrational beliefs and think more realistically. तो कैटेस्ट्राइजिंग का मतलब ये हुआ कि वर्स्ट सिनेरियो हमने क्लाइंट को कहना होता है कि आप वर्स्ट सिनेरियो करें। जिस तरह हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स आते हैं, वो इतना ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं कि जी मैं फेल, अगर मैं फेल हो गई, अगर मैं फेल हो गई, तो वो अगर वाला जो कंपोनेंट है हम उसको डील कर रहे होते हैं। क्योंकि वो एक ऐसी एंजाइटी क्रिएट कर देती कि अगर ये हो गया तो XYZ। लेकिन एंजाइटी और डिप्रेशन इतनी फोर्सफुली आती है कि वो सेंटेंस जो है वो इनकम्प्लीट रह जाता है, और अगर कंप्लीट हो भी जाए तो वो इरेशनल किस्म के थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होता है। और वो कंटिन्यूसली उसी वर्लपूल में गोल गोल घूमता रहता है, जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो ज्यादा पैनिक स्ट्रिकन होना शुरू हो जाता है, वो ज्यादा अपने आप को लो फील कराना शुरू कर देता है। इसी तरह ये जो कंपोनेंट है ये हम कैसे डील करेंगे कि हम उसको कहेंगे कि अगर आप फील हो जाते हैं तो क्या होगा। तो बाज दफा आप देखेंगे कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जो कि आ, ये कंपोनेंट कर रहे होते हैं कि जी ये कंपोनेंट कर रहे होते हैं कि उनको ये फील होता है कि हो ही नहीं सकता ये वाला एलिमेंट, इट इज नॉट पॉसिबल किसी तरीके से भी कि वो फेल हो ही जाए। होना ही मुनासिब नहीं है उनके लिए। दे फील सो मच पेन इन इट। वो एक थॉट इतनी एक्सट्रीम लेवल पर चली जाती है कि वो बिल्कुल उनको, उनकी थॉट्स को पैरालाइज कर जाती है। अक्सर जैसा क्लाइंट्स आके कहते हैं जी मेरा ब्रेन जो है वो फॉगी हो गया हुआ। फॉगी इसलिए हो गया हुआ है क्योंकि वो इतना एक्सट्रीम लेवल पे वो थॉट्स लेके चले जाते हैं जो कि उनके लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाती है। तो वर्स्ट कम सिनेरियो जो होगा वो हम उससे ये पूछेंगे, व्हाट इफ द फीट इवेंट और ऑब्जेक्ट हैपन वुड अकर देन। तो हम उसको आगे हाइपोथेसिस के थ्रू उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई क्लाइंट आता है और वो आके कहता है कि जी अगर मैंने अपने हस्बैंड का ये कहना ना माना तो मुझे वो डाइवोर्स दे देगा, तो हम फिर पूछते हैं कि जी आप थोड़ा मजीद सोचें कि अगर आपको डाइवोर्स हो जाती है तो क्या होगा, आगे प्रैक्टिकली रिजॉल्व करें क्या होगा। जो चीजें वो नहीं सोच रहा होता या वो सोच रही होती, उसको हम उसके फोरफ्रंट पे लाके उसको रिजॉल्व करवा रहे होते हैं इन इमेजरी एंड देन इन प्रैक्टिकली। उसके बाद आता है सॉक्रेट्स क्वेश्चन। Socrates question is basically a technique where you use to question clients' thoughts and beliefs. It helps people become more aware of their thoughts and identify irrational beliefs. They can eventually replace these irrational beliefs with more realistic ones by questioning their thoughts. बाज़ दफ़ा ये होता है कि हमारे पास एक क्लाइंट आ रहा होता है और वो किसी बात पे डर रहा होता है कि जी अगर मैं स्टेज पे चढ़ गया और मुझे ये काम ना आया तो क्या होगा, तो कुछ हो जाएगा। एज अ थेरेपिस्ट आपने ये करना होता है कि आपने उसको पूछना होता है कि क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या होगा कि वो बोल नहीं सकेगा, क्या मार्क्स कम हो जाएंगे, क्या लोग मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे। व्हाट विल हैपन अगर वो स्टेज पर चला जाता नहीं बोलता। इसी तरह अगर कोई आगे गए कि जी मैं फेल हो जाऊंगा, तो हम पूछते हैं कि जी फेल हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, व्हाट विल हैपन। उसके आगे हम क्वेश्चंस में से क्वेश्चंस निकालते चले जाते हैं कि आपके पास क्या
कितना आपके पास बिलीफ है, कितनी ओरिजिनलिटी है इस चीज के अंदर कि आपकी ये थॉट जो है ये वेरीफाई हो ही जाएगी। इसके अंदर ये वाला कंपोनेंट भी आएगा कि हम सॉकेट क्वेश्चंस के अंदर हम उसको ये भी पूछ रहे होते हैं कि आपने ये कैसे सोच लिया, और अगर आपने सोचा है तो इसका क्या मतलब होगा। बेसिकली हम उसे डिबेट कर रहे होते हैं लॉजिकल क्वेश्चनिंग के लिए। और क्योंकि वो लॉजिकल क्वेश्चनिंग जो है वो बिल्कुल क्लियर नहीं होते हैं पेशेंट को, जो जो वो सोच रहा होता है उसकी क्लैरिफिकेशन नहीं होती है। वो बहुत सी चीजें एज्यूम कर रहा होता है जो उसने देखी होती हैं, सुनी होती हैं, लेकिन उसको खुद नहीं पता होता कि वो क्या है और किस तरीके से उसको लेके चलेंगे। तो बेसिकली इसकी जो है 4 स्टेजेस होती हैं। उसके अंदर इंफॉर्मेशनल क्वेश्चंस होते हैं जो हम क्लाइंट से पूछ रहे होते हैं कि अच्छा फिर क्या होगा, अच्छा फिर क्या होगा, किसने कहा, कैसे कहा, क्यों कहा, कहाँ से सीखा, कैसे सीखा, मतलब उसका एनालिसिस कर रहे होते हैं। और आपने एम्पैथेटिक लिसनिंग करनी है। यू हैव टू रिलेट टू द क्लाइंट के जो वो जो कह रहा है वो आपको समझ आई ही है, और आप उसको वापस कैसे उस बात को वापस कैसे मिरर करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट्स थिंकिंग। और फिर जो इन्फॉर्मेशन आपको गैदर होती है उसका फिर एनालिटिक पॉइंट ऑफ व्यू आप क्लाइंट को देते हैं कि आप इस तरीके से भी सोचें कि अगर ये होता तो क्या होता। बाज़ दफ़ा ये होता है कि क्यूरोसिटी और वो सब चीज़ें इतनी ज़्यादा होती हैं कि वो पेशेंट को लगता है कि जी बस ये मेरे ऊपर ही लागू हो सकता है। अगर हम पेशेंट को कहें कि आप एज ए थर्ड पर्सन सोच के बताएं कि क्या ये पॉसिबिलिटीज अगर आपके फ्रेंड के साथ होती तो क्या करते, फिर आप ऐसे क्या करते, फिर आप ऐसे क्या करते। तो वो बेसिकली डायलॉग्स हैं जो चल रहे होते हैं, उन डायलॉग्स के थ्रू ही डिस्कवरी होती है ऑफ द matlab the client is able to clarify what the problem is and what वो जो fogginess होती है वो उस पेशेंट की आहिस्ता आहिस्ता आपके क्लाइंट की खत्म हो रही होती है। जब क्लाइंट की fogginess खत्म होती है, जब हम उसको क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे होते हैं, तो उसको पता चल रहा होता है कि वो बहुत सी चीजें जो है वो उसने ऐसे बिल्डअप की हुई है जो सिनारियो कभी पेश ही नहीं आए थे, वो इमेजिनेशन में ही बिल्डअप। ऐसे करने से ये होता है कि उसकी डिप्रेशन मजीद रिलीव होना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसकी जो थॉट प्रोसेसिंग है वो मजीद डीपर लेवल पर चले जाती है। वो जितना डीपर लेवल पर जाता है, एनालाइज करता है, उतना ही उसके रेजोल्यूशन उसके पास आना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद है रोल प्लेइंग। रोल प्लेइंग allows the client to practice new behaviors or responses to situations that evoke negative emotion. For example, you can facilitate a role play scenario with a social patient to help them practice assertiveness and build confidence in social situations. जैसे मैं आपको पहले कहा कि किसी को स्टेज फ्राइट है तो आप उसको ले जाए स्टेज के ऊपर, उसको डेमो दे दे कि चले पहले हम इसका रोल प्ले कर लेते हैं, इमेजिनेशन में भी कर लेते हैं और रियलिटी में भी उसका एक्सपोजर कर लेते हैं। फियर के लिए बहुत अच्छी चीजें होती हैं। रोल प्लेइंग में ये वाला कंपोनेंट क्या आता है, जहाँ पर अक्सर क्लाइंट्स आते हैं और कहते हैं कि जी हम फलां बंदे के सामने बोल नहीं सकते हैं, तो फिर आप उसको असर्टिवली बताते हैं कि अगर आपकी किसी के साथ लड़ाई हो रही है या अगर आपका हस्बैंड है, आपको उसको क्लैरिफाई करनी है कि ये बात ऐसे नहीं ऐसे है, तो आप यहाँ पर हमारे सामने बैठ के सेफ एनवायरनमेंट में उसका रोल प्ले करें। पहले उसको सेफ एनवायरनमेंट में उसको डेमो दे दें। जब उसको डेमो देंगे असर्टिवनेस आएगी। पांच दफा एक सिंपल क्वेश्चन पूछने में ही क्लाइंट को इतनी हेजिटेशन हो रही होती है कि वो आगे सोच ही नहीं सकता कि नहीं जी ये मैं कैसे कहूँ, ये तो मैं कह ही नहीं सकती, ये तो हो ही नहीं सकता। तो ये वाली चीजें जब आती हैं तो उसमें पेशेंट जो है वो जो है वो पहले ही डर के बैठ जाता है। तो रोल प्लेइंग के अंदर हम क्लाइंट को कहते हैं कि क्लिनिक के अंदर या जो भी XYZ सेटअप है आपका थेरेपी का, उसके अंदर आप ये रोल प्ले करेंगे। रोल प्ले आप खुद भी असर्टिव वाइफ के तौर पे या असर्टिव स्टूडेंट के तौर पे आप बोलेंगे, एंड वाइस वर्सा। उसके बाद आती है रीफ्रेमिंग। रीफ्रेमिंग इज अ टेक्निक यूज्ड टू हेल्प people shift their perspective on a situation to gain insight and see a bigger picture. It involves taking an existing thought or belief by replacing it with a more realistic interpretation. Reframing helps people recognize irrational beliefs about themselves. So इसमें
कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग भी एक साइकोलॉजिकल टेक्निक की है जिसमें हम आइडेंटिफाई करवा रहे होते हैं एक सिचुएशन, और उसमें हम उसको उसकी थॉट्स को और उसके बिलीव्स को दूसरी थॉट्स के साथ उसको स्वैप करवाते हैं। तो एक फ्रेम है, एक ओल्ड सा फ्रेम है जिसके अंदर ओल्ड थॉट्स हैं, इरेशनल थॉट्स हैं, उसको हम रीफ्रेम कर देते हैं एक अच्छे से थॉट्स के अंदर, जिसमें वो डेफिनेटली कहेगा नहीं जी, तो पॉसिबल नहीं है, ऐसे नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है, ऐसे तो हो नहीं सकता, मैं तो सोचा ही नहीं था। तो लेकिन आप उसको रीफ्रेम करवाते हैं, जब रीफ्रेमिंग स्टार्ट होती है तो उसके बाद जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस उसके जेहन में आई होती हैं वो रिजॉल्व होना शुरू हो जाती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है क्योंकि ख़ास तौर पे डिप्रेशन एंजाइटी के लिए, क्योंकि अक्सर जो हमारी जो थॉट्स होती है ना, वो पुराने इर्रेशनल बिलीव्स के ऊपर स्टक हो जाती है। जब आप उनको नया विजन देते हो कि आप इस तरीके से सोच के देखें, इस तरीके को बिलीफ को आप अपना के देखें, या इस एक्शन को आप अपना के देखें, तो वो जब उसको रीफ्रेम करना स्टार्ट करते हैं, उससे उसकी जो सिचुएशन है, उसकी जो थिंकिंग है, उसमें चेंज आ जाता है। तो बेसिकली ये, फिर हम इसी में हम उसको चैलेंज कर रहे होते हैं कि आप चैलेंजिंग इन्वायरमेंट में हम लेके आते हैं कि आप बताएं कि ये कितना सक्सेसफुल था। क्योंकि बासफा जो नई थॉट्स होती हैं उनको रिप्लेस करना ही कुछ लोगों के लिए मुनासिब बात नहीं होती है। तो रिप्लेसिंग और रीफ्रेमिंग जो है वो एक फुल एक सेशन लग जाता है उसके ऊपर, क्योंकि क्लाइंट को एक्सेप्ट कराना कि आप इस तरह सोचें, उसके लिए आपको उसकी इरेशनल थॉट्स को डिबेट करना पड़ता है, तब वो इस चीज को अपनाना शुरू करते हैं। देन देयर इज रैशनल इमोटिव इमेजरी, one of the most RBT techniques. The strategy helps people replace irrational thoughts and beliefs with more productive ones. It works by having your clients imagine themselves in a situation that they might experience anxiety. Then you help the client talk themselves through it by replacing any irrational negative thoughts they might have, having with the more positive and realistic ones. तो इमेजरी का हम सहारा लेते हैं इसके अंदर, और हम क्लाइंट को वो चीज़ें इमेजिन करवाते हैं ग्रेजुअली जो एंजाइटी स्ट्रिकन होती हैं। वी स्टार्ट विद द लोएस्ट एंजाइटी स्ट्रिकन इवन, और उसको हम ग्रेडेशन पे लेके आते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता हम उसकी एंजाइटी की पीक पे लेके जाते हैं, एंड वन बाय वन उसकी जो इमेजरी है उसको हम मॉडिफाई कर रहे होते हैं। बात समय ये होता है कि कुछ लोगों पे आपने जुमला सुना होगा जी, नहीं जी ये तो सोचना भी मुनासिब नहीं है। तो जब सोचना मुनासिब नहीं होता तो फिर उस पर इम्प्लीमेंट करना तो बिल्कुल ही मुनासिब नहीं होता। तो बेसिकली इमेजरी में आप उसको दिखा रहे हैं, और आपको पता है इमेजरी क्या है। इमेजरी बेसिकली ब्रेन को भी मूव करवा देती है। हम बहुत सी चीज़ें हमारी जो हैं वो हम इमेजरी बेस्ड ही कर रहे होते हैं, तो वो रियलिटी में इजी हो जाती हैं। क्योंकि जब आपने देखा है, जब आपने देख लिया है तो आपने सोच भी लिया है, जब आपने सोच भी लिया है तो आपने कर भी लिया है। तो बेसिकली इमेजरी के अंदर हम उसकी इरेशनल थॉट्स को चैलेंज कर रहे होते हैं कि अच्छा ये देख लें, ऐसे हो गया, अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, अब ऐसे हो रहा है। सपोज के आप इमेजिन कर लें कि आप एक स्टूडेंट को कह रहे हैं कि जी आप स्टेज पे चले गए हैं और आप माइक के ऊपर बोल रहे हैं, और आपने एक दो सेंटेंसेस अच्छे बोले हैं और एक दो सेंटेंस आपने गलत बोले हैं। कितने लोगों ने आपको रिएक्ट किया है कि आप उसका जवाब दे रहे हैं, क्या वो चुप हो गए हैं? अगर आपने जवाब देना है तो आप दे लें, आप देखें आप जवाब दे रहे हैं, और आप देखें आप जवाब नहीं दे रहे, आपने उनको इग्नोर कर दिया, या आप उनको कह रहे हैं कि मैं आपको बाद में आंसर दे रही हूँ। तो आप वो इमेजरी में वो सारा प्ले जब करना शुरू करते हैं तो उससे एंजाइटी जो है वो रिलीव होना शुरू हो जाती है। डिप्रेशन के अंदर भी ये एलिमेंट आता है, जिस जिस वजह से भी डिप्रेशन हो रही है, वो चीज़ें जो हैं वो सोची नहीं जाती हैं। जब वो सोची नहीं जाती हैं तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करना स्टार्ट कर देती है। तो आप उनको इमेजरी में वो बातें इमेजिन भी करवाते हैं और उसके बाद उसका रेजोल्यूशन भी दे रहे होते हैं। Then there is mindfulness. The goal of mindfulness is to help people become aware of their thoughts and feelings in the present moment without judgment. It encourages individuals to observe their thoughts without getting attached to them. Mindfulness can help become more aware of the negative thought patterns, replace them with the positive ones.
कि जी ऐसे नहीं हो सकता क्योंकि मैं ऐसे कर नहीं सकती, मुझे ये बुरा लगता है, मुझे ऐसे होता है वैसे होता है। माइंडफुलनेस के अंदर हमने उनको कहना है कि आप ये देख लें कि अगर आपको परफेक्शनिज्म करनी है, या आप कह रही नहीं जी ये तो टूट नहीं सकता, या मेरा ये फंक्शन जो है ये खराब हो नहीं सकता, लो जी मैंने स्टेज पे जाना है तो मैंने 100% सही बोलना है। तो वो जो थॉट्स उनको आ रही होती हैं, वो बार बार जो अपनी अपनी थॉट्स को, फीलिंग्स को जिस तरीके से जज कर रहे होते हैं, हम उसको रिप्लेस करवा रहे होते हैं, क्योंकि वो नेगेटिव होती है। और नेगेटिव की जगह हम पॉजिटिव चीज़ों को फोकस करवाते हैं, क्योंकि जिस तरह आपको मैंने पहले भी बताया था कि लास्ट जो क्लासेस हुई थी उसमें भी, कि हमारा जो क्लाइंट आता है उसके ज़्यादातर फोकस जो है वो नेगेटिव साइड पर ज़्यादा होता है, तो हमने उसको फोकस करना है पहले। Then humor can be a powerful tool in RBT. It helps lighten moods, increase their ability to look at their situation differently. It can also help people take a step back from the intensity of their emotions and be open to exploring different ways of looking at things. जब हम लाइट ह्यूमर देते हैं क्लाइंट के को, और जब हम कुछ चीज़ों को अ, जब हम ह्यूमर देते हैं तो वो डिफरेंट तरीके से विजुलाइज हो जाता है। जब वो डिफरेंट चीज की तरीके से विजुलाइज होता है तो इमोशंस जो इतने ज़्यादा हैवी होते हैं वो एकदम गिर जाते हैं, और हमारे जो शटर्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। जब वो ओपन होते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली बहुत सी चीज़ें रिजॉल्व करने के लिए नज़र आना शुरू हो जाती हैं। ये एलिमेंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बहुत से लोग जो है वो छोटी छोटी बातों को सीरियसली लेना शुरू कर देते हैं। हालांकि आपने देखा है कि जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं और आप कोई वो ऐसी बात कर दे और आप थोड़ा सा नाराज हो जाए तो हो यार मैंने तो मजाक किया था। तो मजाक करने का मतलब ये है कि इसको आप लाइटर टोन में ले लो और इसको आप छोड़ दो। सो ह्यूमर के एलिमेंट आप डिप्रेशन एंग्जाइटी में जब डालते हैं तो आप खुद ही देखेंगे जो क्लाइंट जो है वो बहुत सी चीज़ों को नज़रअंदाज करना शुरू कर देते हैं, उसको रिजॉल्व करना शुरू कर देते हैं, उसको लाइटर टोन में लेना शुरू करते हैं जो कि वो पहले नहीं ले रहे। Behavior activation is another technique that encourages your client to engage in activities that are enjoyable and meaningful to them. It helps reinforce positive behavior and thoughts while helping people break out of the unhealthy pattern. अब एक रूमिनेटिव थॉट्स और रूमिनेटिव बिहेवियर जब चल रही होते हैं तो वो आपकी बॉडी के अंदर का मैकेनिज्म भी खराब करना शुरू कर देते हैं। आपकी बॉडी ट्रेन हो जाती है कि बस मैंने नेगेटिव ही सोचना है, नेगेटिव ही सोचना है, नेगेटिव ही इम्प्लीमेंट होना है। वो इतनी ज्यादा नेगेटिविटी नेगेटिविटी सब चीजों में आ जाती है कि उनको भूल ही जाता है कि खुशी भी कोई चीज होती है। तो सबसे पहले हम उनके बिहेवियर को चेंज करते हैं, उनके बिहेवियर के अंदर हम वो सब चीजें डालने की कोशिश करते हैं जिसके साथ वो खुश हो जाए। जब वो खुश होता है तो वो ऑटोमेटिकली ब्रेन जो है वो पॉजिटिव साइड पे जाना शुरू होता है, और इस चीज को हम इन्हांस करना शुरू करते हैं। जब बिहेवियर पॉजिटिव साइड पे जाएगा तो थॉट ऑटोमेटिकली उसके साथ पॉजिटिव थॉट्स भी आना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपको क्लाइंट कहेगा कि जी हाँ जी मैं आज एक्सरसाइज के लिए गया था, मैं बहुत अच्छा फील कर रहा था, या मैंने आज बाहर जाके फ्रेंड के साथ आइसक्रीम खाई तो मुझे गुस्सा नहीं आया था। इस तरह की बातें कर रहे होते हैं क्योंकि आप इंजॉयबल एक्टिविटी करते हैं। जब इंजॉयबल एक्टिविटी करते हैं तो आपकी ब्रेन का एक मैकेनिज्म है कि वो जो है एंडोर्फिन जो है वो फ्लो करता है। जब एंडोर्फिन फ्लो होंगे तो ऑब्वियसली आपको पेन वगैरह और वो इस तरह की चीजें नहीं आएंगी। Cognitive restructuring, this technique involves identifying and challenging negative thought patterns and replacing them with more positive and rational ones. For instance, if your client believes they are unlovable, you can help them find evidence to the contrary and replace their negative beliefs with a more realistic one. जब बहुत से लोगों के साथ भी कॉग्निटिव स्ट्रक्चरिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वही बात कि आपने उनके आईबीज जो मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ वो आपने उनके आइडेंटिफाई करने हैं, और हर आईबी जो होगा उसको आपने चैलेंज करना है क्योंकि वो नेगेटिव थॉट्स लेके जा रहा है। वो नेगेटिव थॉट्स को आप जब चैलेंज करेंगे तो वो देखेंगे कि उसके अंदर रियलिटी नहीं होती है। जब रियलिटी नहीं होगी तो हम उसको पॉजिटिव या न्यूट्रल थॉट के साथ उसको स्वैप कर देंगे, और क्लाइंट को कहेंगे कि आप उसको रेपिटेटिवली थोड़ा सा उसके साथ ड्रिल करें। जब वो ड्रिल करना शुरू करेंगे और घर जाके एक्सपेरिमेंट करना शुरू करेंगे जो आपने थेराप्यूटिक इन्वायरमेंट में करवाया है, तो उससे उसका जो उसकी जो कॉग्निशंस थी वो रीस्ट्रक्चर होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो रीस्ट्रक्चरिंग जो है वो पहले आईबी से स्टार्ट होगी, फिर चैलेंज होगा, फिर उसके हाइपोथेसिस जो होते हैं निकलते हैं, और उनको हम क्लाइंट को वन बाय वन कहते हैं कि इनको आप प्रूफ करें,
और बेशक घर जाके या इधर उधर जितनी जगहों पे भी जाना है वहां पे जाके उनको जनरलाइज करें, आ, उनको यूज करने की कोशिश करें। कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग जो है वो एंजाइटी और डिप्रेशन दोनों में बहुत बहुत ज़्यादा कॉमन पाई जाती है। वो थॉट्स लेते हैं और लेके उसको बैठ जाते हैं और उसको रिस्ट्रक्चर नहीं करते। वो आप उनसे बात करेंगे तो वो कहेंगे वो हमने तो कभी ऐसे सोचा ही नहीं था। तो आपने बेसिकली उनको वो कंपोनेंट देना है कि आपने इस तरीके सोचना भी है, प्रैक्टिस भी करनी है। और अगर सोचा नहीं तो सोचें और उसके हाइपोथेसिस भी डिवाइस कर लें कि क्या होगा। Then the other is thought stopping involves helping people recognize and stop negative thoughts before they spiral out of control. It can be done through relaxation exercise such as deep breathing or visualization or physical activities like exercise. When someone has an intrusive thoughts, they can try to stop it by refocusing their attention on something else or replacing it with a positive thought. एक कंटिन्यूसली थॉट आ रही है कि जी मैंने स्टेज पे जाके मैंने नहीं बोल सकता, मैंने नहीं बोल सकता, मैंने नहीं बोल सकता, तो वो थॉट को आपने स्टॉप करवाना है। वो आप डीप ब्रीथिंग के साथ भी करवा सकते हैं। उसको कहेंगे तुम विजुलाइज करो कि तुम बस चले गए और बहुत अच्छे तरीके से क्लैपिंग हो रही है, तुम नीचे आ गए हो। या आप थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हो। एक्सरसाइज करेंगे तो उससे भी आपकी थॉट जो है वो उस तरफ डाइवर्ट हो जाएगी कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। आपने 10 टाइम्स करनी है, 20 टाइम्स करनी है, 30 टाइम्स करनी है, आपने वो काउंट करना शुरू कर देना है। तो जब कंटिन्यूसली तो थॉट्स कीप ऑन पोरिंग, वो नेगेटिव थॉट्स होती हैं तो वो आपका फोकस खराब कर देती हैं। तो हमने कंटिन्यूशन जो है, जो नेगेटिव थॉट्स की है वो कंट्रोल करनी है और उसको एक पॉजिटिव थॉट के साथ स्वैप करना है। उस पॉजिटिव थॉट को उसने कंटिन्यूसली रिपीट करना है कि ऐसे नहीं होगा, मैं कर लूंगी, ऐसे नहीं होगा, मैं हो जाएगा, या मैं मेहनत करूंगी तो मैं फेल नहीं होंगी, मैं पास हो जाऊंगी, आई विल पास डेफिनेटली। तो पॉजिटिव थॉट्स रहेंगी तो फिर नेगेटिव थॉट्स के साथ जो नेगेटिविटी आती है वो कंट्रोल हो जाएगी। सो थॉट स्टॉपिंग के अंदर हम बैंड टेक्निक भी है, काफी है, डिपेंड्स कि आपका क्लाइंट जो है वो किस तरीके से स्टॉप करके अपने फोकस को पॉजिटिव या न्यूट्रल करता है। ये प्रैक्टिस होगी जो आपने क्लिनिकल सेटअप में करवानी है। देन देयर इज अ वर्कशीट्स, सेल्फ रिफ्लेक्शन की वर्कशीट्स आपने देनी है ताकि वो घर जाके काम करें। फिर चैलेंजिंग आईबीज की जो इरेशनल बिलीफ की जो थॉट्स होती हैं जो मैंने आपके साथ पहले शेयर की हुई हैं। आईबीएस का जो है ABCD वाला वो वाला आप कंपोनेंट आप अपने क्लाइंट के साथ शेयर करेंगे। और फिर कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा होमवर्क होगा और उसको फॉलो करेंगे। ABC वर्कशीट जो है वो मस्ट है। जब तक आप ABC वर्कशीट्स नहीं देंगे हमें उनके रैशनल बिलीफ्स का नहीं पता चलेगा, हमें पता नहीं चलेगा तो हम उनको रिप्लेस नहीं कर सकेंगे। और रिप्लेस करने के लिए हमें कंटिन्यूसली उनको होमवर्क देना पड़ेगा। और होमवर्क के लिए कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग की शीट्स होती हैं जिनको वो कंटिन्यूसली बार बार वो दोहराते रहते हैं, जिसमें उन्होंने अपनी थिंकिंग को रीफ्रेम करके लिखा होता है। उनके बाद वो कहते हैं ओहो जी हमें याद नहीं रहा। तो जब वो कंटिन्यूसली लिखते हैं तो उससे उनको चीज़ें याद रहती हैं और उन्होंने दिन में 4-5 दफ़ा उनको रिवाइज करना होता है। रिवाइज इसलिए करना होता है क्योंकि जो क्लाइंट का फोकस है वो फिर रिपीट होके अब वापस उस पे चला जाएगा, नेगेटिव थॉट्स पे चला जाएगा। तो नेगेटिव थॉट से उसको वापस लेके आना है कि आपने इसके ऊपर ही रहना है। बिकॉज यू हैव टू ट्रेन योर माइंड टू थिंक इन अ restructured manner which has been discussed with the therapist in the therapeutic session। बिलीफ इवेल्युएशन वर्कशीट्स होती हैं, आपने वो देनी है। इसमें आपने ट्रू एंड फॉल्स की लगाना है कि अच्छा ये मैंने सोचा था, ये ठीक था, ये गलत था, ये गलत था, मैं स्टेज पे जाके बोल पड़ी, मुझे कुछ नहीं हुआ। तो आप उसको टिक लगा दें, उसको कहें कि इट वाज ट्रू दैट आई कुड डू इट। फिर आपने उसको रिप्लेस किए जाना है, किए जाना है। डोंट फॉरगेट के ब्रेन में जो हमारा ऑटोमेटिक मैकेनिज्म होता है वो इतने अरसे से नेगेटिव थॉट्स पोरिंग कर रहा होता है। तो अगर हम उसी इंटेंसिटी के साथ उसको डील नहीं करेंगे तो वापस नेगेटिव की तरफ चला जाएगा। द मोर यू गोइंग टू से अच्छा आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई विल डू इट, आई विल डू इट, आई हैव डन इट, आई हैव डन इट, तो उतना ही अच्छा रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। फिर जहाँ पर क्लाइंट ने अपने कॉन्सिक्वेंसेस एनालिसिस के अंदर जहाँ पर उसने कर लिया है चेंज और उसको लिख लिया है वो भी रिपीट करना है ताकि जो चेंज वो इतने अरसे में 1 वीक में अंदर लेके आया है और उसका रिजल्ट उसको बहुत अच्छा मिला है, तो उसको देखे, उसको इमेजिन करे, उसको अपने लाइफ के अंदर
उस प्रोटोकॉल को ऐड करें। ऑडी कैटेगराइजिंग वर्कशीट भी इसीलिए हम पेशेंट को इसीलिए हम क्लाइंट को देते हैं, ताकि जो एक्सैजरेटेड रिस्पॉन्सेज उसने लिखी होती हैं और जब वो रियल लाइफ में जाकर उनको चेक करता है तो वो दूसरे तरीके से वो न्यूट्रलाइज हो जाती हैं और पॉजिटिव भी हो जाती हैं। तो हम आरईपीटी टेक्निक्स को इसलिए यूज कर रहे होते हैं ताकि जो इर्राशनल थॉट्स होती हैं हमारी, जो हमारी थॉट्स को खराब करती है, हमारे बिहेवियर को नेगेटिव साइड पे लेके चली जाती हैं, जिसकी वजह से इलनेसेस होना शुरू हो जाती हैं, उनको हमने रिप्लेस करना है। So, irrational thoughts will be replaced by the rational thoughts through these techniques will be which will require like an hour or so something or more depending कि आपका क्लाइंट कैसा है, उसकी स्टबर्ननेस के ऊपर कि कैसे हम काम करेंगे। अगर उसने कोई एंजाइटी और डिप्रेशन से रिलेटेड उसने कोई ऐसा मैकेनिज्म अपनी लाइफ में देखा है तो उसको एग्जैजरेट कैसे किया है, तो उसकी एग्जैजरेशन को आप मिनिमाइज कैसे करेंगे। और जब मिनिमाइज कर लेते हैं तो आपने उसको कंटिन्यूस उसको ड्रिल कैसे करवानी है इन ब्लैक एंड वाइट। ये नहीं करना कि आपने खाली सोचते, द क्लाइंट डजंट ही डजेंट हैव टू कीप ऑन थिंकिंग, अच्छा मैंने सोचा था ऐसे हो गया, सोचा था ऐसे। सोचना नहीं है, आपने लिखना है और लिख के उसको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से उस प्लान को आपने रिवाइज करना है। अगर वो प्लान रिवाइज नहीं होगा तो आपके पास जब क्लाइंट दोबारा आएगा तो कहेगा जी वो तो फर्क नहीं पड़ा। तो आपने उसको कहना है कि ही हैज टू राइट इन ब्लैक एंड वाइट एंड देन ही हैज टू डिस्कस द कंपोनेंट्स विद यू। सो हमने ये देखा है इस पॉइंट में कि बेसिकली डिप्रेशन, एंजाइटी, एंगर, ये वो वाली चीज़ें हैं जिसके अंदर हम क्लाइंट के अंदर वो थॉट्स ढूंढ रहे होते हैं जो रियलिटी बेस्ड नहीं होती हैं, और अगर रियलिटी बेस्ड होती भी हैं तो बिल्कुल छोटी सी होती है, जिनको क्लाइंट ने इतना बड़ा मैक्सिमाइज तरीके से, मैग्नीफाइड तरीके से प्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो आपने उनको वापस उनके ओरिजिनल लेवल पे लाना है और उसको रिप्लेस करना है विद अ पॉजिटिव बात। अगर इससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस हैं तो वो आप प्लीज ग्रुप में डालें और आई एम देन गोइंग टू आंसर एंड आई एम गोइंग टू शेयर विद यू सम ऑफ द वर्कशीट्स एंड द सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस, ताकि आपके लिए इसको समझना ज़्यादा इजी हो जाए। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।